तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं वृषभ लगन वाले जातकों के लिए जो अभी दिसंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है। ये महीना आप अपने लिए कैसे प्लान कर सकते हो। यहाँ आप अपना ये लगन कुंडली देख पा रहे हो सामने। इस लगन कुंडली में जो ग्रहों की प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है वो इस दिसंबर मंथ का गोचर के हिसाब से ये आपको नजर आ रही है। यहाँ पे हम प्रत्येक ग्रह का प्रभाव जानेंगे, आपको इस दिसंबर के महीने में क्या-क्या प्रभाव प्रत्येक ग्रह दे सकता है। लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम ग्रह की गोचरीय व्यवस्था पर नज़र डाल लेते हैं। तो गोचरीय स्थितियों में सबसे पहले हम सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य यहाँ 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। इसके बाद इनका प्रवेश धनु राशि में होगा। बुध का प्रवेश अगर देखा जाए तो बुध वृश्चिक में ही वक्री रहेंगे इस मंथ के दौरान। शुक्र 2 दिसंबर से मकर राशि में रहेंगे और मंगल का गोचर रहेगा कर्क राशि में। इसके साथ बृहस्पति वृषभ में वक्री रहेंगे इस मंथ में। इसके साथ साथ शनि जो है कुंभ में रहेंगे और चंद्रमा वृश्चिक राशि में हमें देखने को मिलेंगे 1 दिसंबर को। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पर राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं वहीं केतु कन्या राशि में। तो ग्रहों के गोचर के बारे में बात करने के बाद अब हम देखेंगे वास्तव में आपको ये जो प्लेसमेंट आपको दिख रही है चार्ट में इनके क्या-क्या इफेक्ट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे लग्नेश से। लग्नेश आपके शुक्र बनते हैं। शुक्र आपके नवम भाव में स्थित है और शुक्र आपके चार्ट में छठे भाव के भी स्वामी है। ऐसा शुक्र आपको लंबी दूरी की यात्रा में सपोर्ट करेगा। अगर आपको विदेश यात्रा करनी है, किसी दूसरे स्टेट की यात्रा करनी है, साथ साथ में आपको वो यात्रा किसी अपने घूमने फिरने के पर्पज से करनी है या ज्ञान प्राप्ति के पर्पज से करनी है। यहाँ पे शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर जब इस प्रकार की स्थिति में स्थित है तो ये अगर आप किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हैं या फॉरेन कंट्री में भी अगर मान लो रह रहे हैं तो वहां भी आपका वर्क प्लेस में कोई ना कोई बड़ा चेंज ये शुक्र दिखा रहे हैं। शुक्र पर यहाँ मंगल की नीच की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि हम जब मंगल का डिस्कशन करेंगे तब भी इसके बारे में जानेंगे, लेकिन शुक्र पर मंगल की नीच की दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा भोग विलास के प्रति या आपको धन लग्जरी के प्रति ज्यादा आकर्षित कर सकता है। यहाँ पे शुक्र का होना आपके पार्टनर के साथ भी आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर का चांस बनाता है और दूसरे देशों की कल्चर या दूसरे देशों की संस्कृति में आपको ज्यादा इंटरेस्ट देगा। शुक्र यहाँ से जो दृष्टि डाल रहे हैं वो आपके तीसरे भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। हालांकि ये दृष्टि आपकी क्रिएटिविटी और आपकी स्किल्स के लिए काफी अच्छी दृष्टि कही जा सकती है। इसके बाद यहाँ से अगर हम देखें तो बुध की बात करेंगे। बुध आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी है। बुध का गोचर हो रहा है आपके सेवंथ हाउस में। सेवंथ हाउस में बुध अभी यहाँ पे वक्री होकर स्थित है। वक्री बुध है तो देखिए कोई भी अगर आप काम करेंगे, चाहे वाणी के द्वारा कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस वगैरह कर रहे हैं आप, या किसी भी प्रकार का बुध से रिलेटेड अन्य काम भी है जैसे धन के लेन देन से संबंधित काम है या आपका अदर कोई ऐसा काम है कि आप मान लो टीचिंग के फील्ड में भी अगर हैं, तो भी यहाँ पर बुध आपके सामने बहुत सारे अवसर लेकर आएंगे और उन अवसरों में से, उन विकल्पों में से कौन सा अवसर आप चुनेंगे या कौन सा विकल्प आप चुनेंगे ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। सूर्य भी इनके साथ रहने वाले, तो यहाँ ये जो प्लेसमेंट है बुध का वो थोड़ा सा मैरिड लाइफ में कभी कभी तनाव दे सकता है और बुध यहाँ पर पंचमेश भी है। पंचमेश होने से आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होगा कहीं ना कहीं आपका, जिनके साथ मैरिज हुआ है और जिनके साथ मान लो किसी और के साथ आपका अफेयर वगैरह भी चल रहा है, तो आप वहाँ पर कौन से को ज्यादा प्रायोरिटी दें और कौन से रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़े ये आपको यहाँ देखना है। बुध की दृष्टि आपके लगन पर भी पड़ रही है जहां पर अभी गुरु खुद वक्री होकर बैठे हैं लगन में ही गोचर में। तो यहाँ भी एक कंफ्यूजन वाली स्थिति है या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ आपको प्लानिंग्स करनी है आने वाले समय के लिए। तो बुध आपको थोड़ा इस मंथ में कंफ्यूज करेगा। इससे आपको ज्यादा सोचना समझना पड़ेगा, ज्यादा एनालिटिकल होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अपनी वाणी का भी इस्तेमाल काफी सोच समझ कर करना पड़ेगा। इसके अलावा जिन लोगों का स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम है, कोई भी ट्रेडिंग वगैरह जो लोग रेगुलरली कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी क्योंकि बुध आपके पंचमेश है। पंचमेश होकर जब सप्तम भाव में आ रहे हैं तो आपके लिए स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग एक तरीके का बिजनेस कहा जा सकता है और आपको उसमें काफी कंफ्यूजन रहेगी कि आप कौन सी पोजीशन लें, आप लॉन्ग पोजीशन लें या शॉर्ट पोजीशन लें। तो यहाँ पे देखिए
थोड़ा-सा आपको बचना पड़ेगा या तो इन कंडीशंस से, या फिर आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ सोचने समझने में या एनालिसिस करने में थोड़ा ज़्यादा समय आप ले सकते हैं। बुध के बाद अब हम देखेंगे चंद्रमा को। चंद्रमा आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी है और आपके चार्ट में इनकी जो स्थिति बन रही है, इस बार इनकी स्थिति शुरुआत में वृश्चिक राशि में ही बन रही है। ये आपको मंथ के स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पे नीच के चंद्रमा होने की वजह से जीवन साथी से आपको कोई बड़ी शिकायत रह सकती है, या जीवन साथी के साथ थोड़ा तर्क वितर्क होने की संभावना ज्यादा बनेगी। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ लगन पर है। लगन पर दृष्टि के होते हुए कहीं ना कहीं आप थोड़े से कंफ्यूज्ड रहेंगे, और आपके ऊपर जो भी जिम्मेदारियां हैं या जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद आप उनको अच्छे से पूरा ना कर पाए। उसके बाद यहाँ से चंद्रमा मूव करेंगे आपके एर्थ हाउस में। यहाँ चंद्रमा का आना आपकी आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा साबित होगा। आपको कोई रिसर्च वगैरह में या अकल्ट वगैरह में अचानक से रुचि दे सकता है। वाणी के लिए चंद्रमा का यहाँ का गोचर अच्छा रहेगा, वाणी स्थान पर इनकी दृष्टि भी पड़ेगी। तो इस प्रकार के जो भी लोग हैं जो वाणी के द्वारा कोई भी क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, या जिनको अपनी वाणी बार बार काम में लेनी पड़ती है काम करते हुए, उन लोगों के लिए अच्छा है। चंद्रमा का उसके बाद गोचर होगा आपके नवम भाव में। नवम भाव में चंद्रमा का गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रेवलिंग का चांस बनाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस दोनों ही। यहाँ पे आपको पढ़ने लिखने के मामले में भी चंद्रमा सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ नीच के मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको थोड़ा गुस्सा ज्यादा रहेगा, थोड़ा एंग्जाइटी और तनाव रहेगा। वो इसलिए रहेगा कि कोई भी पर्टिकुलर काम अगर आप करने जा रहे हैं तो आपके अंदर धैर्य की कमी होगी काफी ज्यादा। इसके बाद चंद्रमा प्रवेश करेंगे आपके 10th हाउस में, जहां वो आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ चिंताएं आपको देंगे शनि के साथ स्थित होते हुए। इसके बाद हम देख लेते हैं सूर्य के गोचर को। सूर्य आपके फोर्थ लॉर्ड है, और सूर्य का गोचर अगर देखा जाएगा तो सूर्य 7वें भाव में ही इस मंथ में गोचर कर रहे हैं। लगभग 15 दिसंबर तक इनकी ये स्थिति है। यहाँ सूर्य का दृष्टि है गुरु पर भी, और आपको काफी ज्यादा ईगो यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं सूर्य। आप अपने फैमिली के मामलों में भी काफी ज्यादा दखल देंगे। इवन आपका जीवन साथी भी कहीं ना कहीं आपके मामलों में दखल अंदाजी करेगा। तो सूर्य का यहाँ होना थोड़ा सा पार्टनर को भी डोमिनेटिंग बना देता है, और आपको लगन का जो गुरु है वो भी काफी ज्यादा इगोइस्टिक बनाता है। तो ये मैरिड लाइफ के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पर आप बेहद असंतुष्टि प्रकट करेंगे अपने जीवन साथी से। इसके साथ ही सूर्य का यहाँ आना कहीं ना कहीं आपके लिए पब्लिकली, अगर आपको नेम फेम चाहिए या ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपको कनेक्ट होना है, सोशल रूप से आपको बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा या मान सम्मान चाहिए, तो ये स्थिति अच्छी कही जा सकती है। इसके अलावा अगर आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं, आपको आपके फादर के थ्रू एक अच्छा सपोर्ट इस मंथ में देखने को मिल सकता है, चाहे वो धन के रूप में है, चाहे वो किसी भी अन्य रूप में है। सूर्य इसके बाद यहाँ से राशि बदल लेंगे और वो आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। 8वें भाव में सूर्य के जाने से आपको इनकम के अच्छे चांसेस बनेंगे। आपको आपके इन लॉज के थ्रू सपोर्ट मिल सकता है, या माता पिता के थ्रू कोई बड़ा फायदा हो सकता है। सूर्य का यहाँ से दृष्टि रहेगा आपके सेकंड हाउस पर। सेकंड हाउस पर दृष्टि रहेगा तो वाणी को लेके उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, थोड़ा इगोइस्टिक बनाते हैं आपको यहाँ सूर्य। और आपको फैमिली के मामलों में कुछ एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ सकते हैं, या अपनी लाइफ स्टाइल को बार बार आप चेंज करते रहेंगे। सूर्य का ये जो दृष्टि वाणी स्थान पर पड़ रहा है, आपकी वाणी को बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा, जिससे आपको काम करने में अच्छी मदद मिलेगी और अपने प्रोफेशन में भी आप अच्छा करेंगे। इसके बाद यहाँ हम देख लेते हैं मंगल को। मंगल आपके 7वें भाव के स्वामी और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। चार्ट में अगर मंगल की स्थिति को देखा जाएगा तो मंगल तीसरे भाव में अभी नीच की स्थिति में गोचर कर रहे हैं। जिन लोगों को भी विदेश यात्रा करनी है, विदेश का प्लान करना है, उन लोगों को कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं करना है। ऐसा मंगल आपको काफी ज्यादा गुस्सा और ईगो देगा, और उस वजह से अपने भाई बहनों के साथ या पड़ोसियों रिलेटिव्स के साथ आपके संबंध थोड़े बिगड़ेंगे। यहाँ मंगल की स्थिति है तो आपको कोई भी बहुत आक्रामक कदम उठाने के लिए मंगल बाधित कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं मंगल का जो प्रभाव है वो आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए आपका मान लीजिए अगर कोई ट्रीटमेंट होना है, कोई ऑपरेशन वगैरह होना है, या फिर आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस को लेके भी जल्दबाजी में डिसीजन ना ले। इसके साथ साथ जीवन साथी से आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी इस मंथ में, क्योंकि मंगल नीच की स्थिति में आ रहे हैं और मंगल आपके सप्तम से है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड फैसलों में भी आपको काफी ज्यादा ईमानदारी भी दिखानी पड़ेगी, और गुस्सा आपको अगर करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। हो सकता है कि आपको अपने गुस्से की वजह से कोई बड़ा नुकसान भी हो। तो यहाँ पे सिर्फ आपको मंगल पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने से बचना पड़ेगा।
मंगल का अगर दृष्टि देखेंगे तो यहाँ से इनका दृष्टि है सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस पे जो दृष्टि है उस वे में यहाँ मंगल आपको थोड़ा सपोर्ट करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है, कोई भी आपको कंपटीशन फेस करना है, कोई भी ऐसी स्थिति जहाँ पर आप लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ में काफ़ी परेशानी आ गई है आपको, उन स्थितियों से मंगल आपको निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ लड़ाई झगड़ा और विवाद होने की संभावनाएं ज़्यादा बनेंगी। मंगल का यहाँ दृष्टि रहने से लगभग मंगल आपको कोई बहुत बड़ी लाइफ में रिस्क लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव पे रहेगी। नवम भाव पे शुक्र यहाँ पर नवम भाव में ऑलरेडी है, तो यहाँ नीच की दृष्टि पड़ना उतना अच्छा नहीं है शुक्र के लिए। बट आपको उच्च शिक्षा या फिर आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर के लिए ये दृष्टि फिर भी काम करेगी। और यहाँ पर थोड़ा सा आप जल्दबाजी करने में बचे तो ज़्यादा अच्छा है। मंगल का दृष्टि आपके 10th हाउस पे है। 10th हाउस पे मंगल का दृष्टि है तो बॉस के साथ कुछ इश्यूज आ सकते हैं, बॉस के साथ थोड़ी अनबन रह सकती है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि का होना कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर आप कोई भी ऐसे प्रोफेशन में हैं जो मंगल से रिप्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर बहुत आपातकालीन कंडीशंस में आपको काम करना पड़ता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको अपनी खुद की फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करना पड़ता है, या कोई भी क्विकली आपको कदम उठाना पड़ता है काम करने के लिए। तो ऐसे मामलों में थोड़ा-सा आपको बच के रहना पड़ेगा। और शनि यहाँ ऑलरेडी मार्गी हो चुके हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा मंगल जो है वो शनि को भी एक्टिवेट करने का काम करेगा। तो वैसे तो ये आपके काम को ईज़ी बना देगा, लेकिन क्योंकि मंगल नीच का है इसलिए आपको परेशानी यहाँ ज़्यादा होगी, और आपके बॉस के साथ और अपने कलीग्स के साथ आपके रिलेशंस बिगड़ने की संभावना भी ज़्यादा है। इसके साथ-साथ आप अपने करियर में कोई बहुत बड़ी जल्दबाजी करेंगे, या कोई बहुत बड़े मिशन पे आप हैं अपने करियर को लेकर, तो आपको यहाँ ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। आप अगर कोई बहुत बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने अंदर धैर्य की कमी महसूस कर रहे हो, आपको काफ़ी ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन है अपने करियर से, तो कोई ऐसा कदम भी आप उठा सकते हैं जो आपके लिए खुद के लिए ही घातक हो सकता है, चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे वो शारीरिक रूप से। इसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुरु के बारे में। गुरु आपके चार्ट में 8वें घर के स्वामी, और आपके चार्ट में वो 11वें घर के स्वामी हैं। गुरु फिलहाल लगन में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। देखिए, लगन का गुरु है तो हर काम आपको थोड़ा सोच समझ कर करना होगा, हर काम में थोड़ा ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा, और ये गुरु आपकी फ्यूचर की प्लानिंग के लिए काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। आपको आने वाले समय में फ्यूचर में कहीं न कहीं ज़्यादा अच्छे से अब प्लानिंग करके चलना चाहिए। गुरु मेनली आपके जो भी धन से जुड़े मामले हैं, उनमें भी आपको काफ़ी सतर्क बनाता है और काफ़ी सोच समझ कर ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ गुरु आपको काफ़ी सकारात्मक बनाएँगे, भले ही आप लाइफ में किसी भी प्रकार का स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी में हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि कहीं न कहीं आपकी कंडीशंस जो हैं वो नॉर्मल होंगी धीरे-धीरे, और आप जहाँ भी फँसे हुए हैं कोई भी ऐसी कंडीशन में जहाँ पर आप निकल नहीं पा रहे, तो आप एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप अपनी संतान के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी मैरिड लाइफ के लिए, या अपने बिज़नेस के लिए कोई भी फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं अच्छे से। यहाँ गुरु 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से 8वें भाव के थ्रू अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि अकल्ट से जुड़ा काम कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, या कोई बहुत लंबा ऐसा चलने वाला काम जो बहुत साइंटिफिक वर्क है, वैसा काम अगर कर रहे हैं, तो यहाँ गुरु आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। हालाँकि थोड़ा-सा यहाँ पर आपको धैर्य के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। गुरु का यहाँ से दृष्टि है आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव पे जब इस प्रकार से गुरु दृष्टि डालते हैं, तो संतान के लिए अच्छा है, संतान के लिए प्लानिंग भी कर सकते हैं। आप अगर किसी भी प्रकार का स्पेकुलेटिव काम करते हैं, तो यहाँ पर गुरु आपकी आँखें खोलने का काम करेंगे। आप कहाँ-कहाँ गलत हैं, कहाँ-कहाँ आप सही हैं, कौन-कौन सी आप गलतियाँ कर रहे हैं, उनको आपको सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ गुरु का रोल कहीं न कहीं आपके डिसीज़न लेने के मामलों में भी रहेगा, जहाँ पर आपको पर्याप्त सोच के या समझ के ही डिसीज़न लेना पड़ेगा। गुरु का दृष्टि 7वें भाव पे है। 7वें भाव पे अदर पीपल या आपके पार्टनर के साथ गुरु आपके रिलेशंस को अच्छा करेंगे, कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा धैर्य देंगे, धैर्य प्रोवाइड करेंगे, बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप किसी और से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा ना रखें, अपने पार्टनर से भी या किसी अदर पर्सन से भी। लेकिन गुरु फिर भी आपको यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, आपको वास्तविक स्थिति जानने में गुरु का बहुत बड़ा रोल रहेगा। गुरु का दृष्टि फिर आपके 9वें भाव पे है। नवम भाव पे गुरु की दृष्टि का पड़ना, आपकी उच्च शिक्षा के लिए आपको कोई प्लानिंग करनी है, विदेश यात्रा या किसी दूसरे स्टेट में घूमने फिरने के प्रति कोई प्लानिंग करनी है, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर गुरु आपके लिए आध्यात्मिक ज्ञान या धार्मिक ज्ञान के मामले में आपको सपोर्ट करेंगे।
इसके बाद हम देख लेते हैं शनि को। शनि अब क्योंकि मार्गी हो चुके थे और शनि बैठे हैं अपने खुद के ही घर में कुंभ राशि में, और शनि है यहाँ पे नवम भाव के भी स्वामी, तो कहीं न कहीं देखिए प्रोफ़ेशन को लेके अब थोड़ी-सी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर आ गई हैं, और ये अब आपको दिखने ही वाला है आने वाले समय में। शायद आपके बॉस आपको कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, या आप एकदम बिल्कुल फ्रेशर हैं, जॉब वगैरह जॉइन करने के लिए देख रहे हैं, तो आप जॉइन भी कर सकते हैं। आपको एक अच्छा अवसर यहाँ शनि देंगे। या तो आपको अवसर आ गया होगा अभी तक, क्योंकि 15 तारीख के बाद से ये मार्गी हुए हैं, और 15 के बाद ही कहीं न कहीं अब ये आपके लिए एक अच्छा अवसर लाने वाले हैं। तो अब आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, और जो भी ज़िम्मेदारियाँ आपके सामने आ रही हैं, जो भी आपके करियर में आपको कुछ देखने को मिलेगा, नई अपॉर्च्युनिटी वगैरह, उनको आपको ग्रैब करना पड़ेगा। शनि यहाँ नवम भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी होने की वजह से आपको आपके प्रोफेशन की वजह से, आपको आपकी किसी भी अदर प्रोफेशनल पर्पज से अगर विदेश यात्रा करनी है या लॉन्ग डिस्टेंस टूर करना है, तो इस समय आप प्लानिंग कर सकते हैं। शनि आपके नवम भाव के स्वामी होने की वजह से कहीं न कहीं आपका लक भी इसमें सपोर्ट करेगा, लेकिन ज़्यादातर आपको खुद पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। शनि का दृष्टि यहाँ से आपके 12वें भाव पे है, तो ये थोड़ा रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपने करियर के लिए, और शनि विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट के लिए अच्छी स्थिति दिखा रहे हैं। अगर सिर्फ आपको आपके प्रोफेशनल पर्पज से विदेश यात्रा करनी है या विदेश में सेटल होना है। शनि का दृष्टि फिर आपके 4th हाउस पर भी रहेगा। 4th हाउस पर इनकी दृष्टि का पड़ना आपको घर परिवार से दूर करेगा, कहीं न कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा आपको, और माता-पिता के साथ थोड़ी-सी आपकी अनबन होने की संभावना बनेगी। तो यहाँ जो स्थिति है वो सामान्य ही रहने वाली है, शनि का जो दृष्टि पड़ रहा है। अगर आपके कोई भी शनि का मित्र ग्रह आपके 4th हाउस में होगा, तो फिर भी यहाँ शनि आपको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर हम देखेंगे तो शनि का दृष्टि है 7वें भाव पे। 7वें भाव पे आपके नेम फेम के लिए, आपकी प्रसिद्धि के लिए शनि की दृष्टि काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। जो भी लोग ज़्यादातर लोगों के साथ जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ घुलना-मिलना पड़ता है, तो ऐसे मामलों में शनि आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लगभग प्रत्येक ग्रह के बारे में डिस्कस किया। राहु केतु के बारे में अभी हम कोई चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, और ऑलरेडी इनके बारे में हम काफ़ी चर्चाएँ कर चुके हैं। अब देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन और कौन-कौन से खराब दिन आपके लिए इस मंथ में आने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे अच्छे दिनों की। अच्छे दिनों में आपके लिए 4 से 6 तारीख तक, और 13 से 14, इसके अलावा 15 से 21 तारीख तक, ये बेहद अच्छे दिन रहेंगे। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन रहा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, और आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है काम, तो आप इन दिनों में अपने काम को प्लान अवश्य करिएगा। इसके बाद देख लेते हैं कौन-कौन से खराब दिन हैं जो आपको थोड़ा परेशान भी कर सकते हैं इस मंथ में। इस मंथ में मेनली तुला राशि में जब चंद्रमा का गोचर होगा, तो 25 और 26 को ये स्थिति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होगी। 25 और 26 को अगर किसी के साथ पैसे का लेन-देन किया, या किसी के साथ विवाद किया, झगड़ा किया, तो आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। 25 और 26 को मेनली आपको अपने वर्क प्लेस पे भी कुछ शिकायतें रहेंगी। हो सकता है कि आपके कलीग्स आपका साथ ना दें, आपके बॉस आपका साथ ना दें, और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ थोप दी गई हों। चंद्रमा का गोचर जब धनु राशि में होगा, तो ये स्थिति 2, 3, 29 से 31 इन दिनों में बनेगी। यहाँ भी आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। हालाँकि अचानक धन लाभ के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए ये फिर भी अच्छी स्थिति है। लेकिन यहाँ आपको कोई भी सडन इवेंट अगर आपकी लाइफ में आता है, तो उसको अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा, और मानसिक रूप से आपको थोड़ा डिप्रेशन और एंग्जायटी का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा का गोचर जब मेष राशि में होगा 11 और 12 को, तो ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। 12वें भाव में चंद्रमा के रहने से स्वास्थ्य को लेके और कोई बहुत बड़े खर्चे को लेके सावधानी रखनी है। इसके अलावा आपसे कोई गलत डिसीजन भी हो सकता है 11 और 12 को। तो ये कुछ खराब दिन है आप वृषभ लगन वालों के लिए। तो फिलहाल हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।